हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लाइब्रेरी कैटलॉगिंग को शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के लिए फिजिकल और इनर फॉर्म्स दोनों को पढ़ लिया था। ठीक है, फिजिकल फॉर्म्स कौन सी हैं जिनके ऊपर हमें कैटलॉगिंग करनी है, इनर फॉर्म्स की हमें कैटलॉगिंग का तरीका क्या अपनाना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे फिजिकल और इनर फॉर्म्स। आज हम क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में दो चीज़ों के अंदर हमें डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, वो कौन सी हैं दो चीज़ें। नंबर एक, सॉरी, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम डिफरेंस देखते हैं। डिक्शनरी कैटलॉग और क्लासिफाइड कैटलॉग। ठीक है, डिक्शनरी कैटलॉग और क्लासिफाइड कैटलॉग के अंदर हमें डिफरेंस पूछा गया है, क्या करना है। पहले तो ये बता दूं मैं आपको, डिक्शनरी कैटलॉग जो है वो किसका पार्ट हमने पढ़ा था इनर फॉर्म के अंदर, अल्फाबेटिकल कैटलॉग के अंदर हमने उसको पढ़ा था, जिसका वो पार्ट था जैसे नेम कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग, तो एक डिक्शनरी कैटलॉग को भी हमने पढ़ा था। दूसरा क्या था, क्लासिफाइड कैटलॉग, जो कि क्या थी, एक अलग से फॉर्म थी। ये तो फर्स्ट फॉर्म का पार्ट था और ये सेकंड फॉर्म थी। दोनों में अंतर क्या है ये पूछा है। इसमें सिंपल सा अंतर है, जो डिक्शनरी कैटलॉग है इसके अंदर ऑथर का नेम और टाइटल और सब्जेक्ट इन तीनों को लिखा जाता है किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर वर्णानुक्रम में इनको व्यवस्थित किया जाता है। किसे, नेम, टाइटल और सब्जेक्ट तीनों को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। लेकिन क्लासिफाइड कैटलॉग के अंदर क्या किया जाता है, क्लास नंबर और क्लास नंबर के साथ क्या, सब्जेक्ट, इन दोनों चीजों से पूरी व्यवस्था की जाती है, वर्गांक से और विषय से। इसके अंदर क्या था, ऑथर का नेम, सब्जेक्ट क्या है और टाइटल क्या है, इन तीनों को एक साथ व्यवस्थित किया जाता था। इसके अंदर क्या था, क्लास नंबर और सब्जेक्ट के अनुसार इसको व्यवस्थित किया जाता है। और इसके अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके अंदर क्या है, नॉर्मली कोई यूजर अगर आ रहा है आपकी लाइब्रेरी के अंदर, उसके लिए ये सूटेबल है। ठीक है, ये किसके लिए है, स्पेशल यूजर्स के लिए, ये साधारण पाठकों के लिए और ये विशेष पाठक। ये वाला जो है वो नॉर्मली यूजर इसको सर्च कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे किसी क्लासिफिकेशन स्कीम की नॉलेज होनी जरूरी है। क्लियर। और इसका एक मेन क्या चीज है, ये AACR2 का एग्जाम्पल है। AACR2 के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये CCC के लिए, ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड के लिए, सेकंड का उदाहरण हो सकता है, और ये क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का उदाहरण ये वाला हो सकता है। तो मेन इसके अंदर क्या डिफरेंस था, डिक्शनरी कैटलॉग में एज अ डिक्शनरी इसको अरेंज किया जाता है, जिसके अंदर तीनों चीजें दी होती हैं। नेम किसका, जिस किताब का ऑथर है उसका नेम, उस किताब का टाइटल और उस किताब का सब्जेक्ट,
इन तीनों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन क्लासिफाइड कैटलॉग के अंदर मेनली किससे करते हैं, क्लास नंबर से, और उसके साथ उसका सब्जेक्ट मेंशन होता है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, AACR2 के लिए, और ये क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लिए। ये ही इसके अंदर मेन चीजें थी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पढ़ना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग एंड चेन प्रोसीजर। आइए उसको देखते हैं। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ये क्या चीज है। देखिए कैटलॉगिंग करना, उसके अंदर क्या करेंगे, जब एक कैटलॉग किया जाता है, सूचीकरण जब लाइब्रेरी के अंदर किया जाता है, ठीक है, तब जो बैठा है वहां पे कैटलॉगिंग करने वाला, वो क्या करेगा, उस किताब में से सब्जेक्ट को ढूंढेगा, ठीक है, सब्जेक्ट को ढूंढेगा। जिसे हमें सब्जेक्ट कैटलॉगिंग को हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट को निकालना कैसे निकालेंगे। मान लो कोई बड़ा आपके पास टाइटल है, उसके अंदर से आप मेनली सब्जेक्ट को निकाल लोगे कि ये स्पेसिफिक इसका सब्जेक्ट क्या है, कि जिससे इसको यूजर लाइब्रेरी के अंदर फाइंड कर सके, ठीक है। तो सब्जेक्ट हेडिंग्स निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, किसके लिए, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के लिए क्या जरूरी है, हमें सब्जेक्ट फाइंड करना। अब ये सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, ये हमें पढ़ना है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के अंदर। इसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के। नंबर एक, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। नंबर सेकंड है हमारे पास चेन प्रोसीजर, चेन प्रोसीजर। हमारे पास दो तरीके हैं, टू मेथड्स। किसको, टू मेथड्स हैं क्या फाइंड करने के लिए, सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, उसकी हेल्प से हम सब्जेक्ट को फाइंड करें, या फिर एक और हमारे पास फॉर्मूला है चेन प्रोसीजर का, ठीक है। दो तरीकों से हम सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब इसको एक एक करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। क्लियर, फर्स्ट वाले को पहले हम देखते हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी लिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट्स की, जिसके अंदर यूजुअली जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक सूची बना दी गई है, जिसके अंदर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सूचियां बनी हुई हैं किस तरह की हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, उनको देखते हैं हम। नंबर 1 देखेंगे हम, पहली सूची कौन सी है इसके अंदर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की है, ठीक है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग,
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है हमारे पास, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा हमें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये कब आई? 1898 में। फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई? 1898 के अंदर। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आई? 1898 के अंदर। इसके अंदर क्या है, पहले से ही बने हुए हैं सब्जेक्ट, उसमें से हमें हमारा सब्जेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, इसका 1898 में तो ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई। ठीक है, अब क्या है, 2021 में इसका 43वां संस्करण आया है। 2021 में 43वां संस्करण आया है, जो किस रूप में है? पूरा पीडीएफ के रूप में है। ठीक है, 2021 में 43वां इसका एडिशन आया है, जो पूर्णतः पीडीएफ रूप में है और जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की साइट पर भी अवेलेबल है। क्लियर? क्या है इसमें, 1898 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ, 2021 में इसका 43वां एडिशन आया, जिसका पीडीएफ रूप भी किस पर उपलब्ध, पूरा पीडीएफ रूप है और ये इसकी साइट पे भी, वेबसाइट पे दिया हुआ है, अवेलेबल है। ठीक है, वहां से भी हम इसको सर्च कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है कि जो ये वर्तमान समय में, मतलब आज के टाइम में ये सीडी रोम में, ठीक है, और कंप्यूटरीकृत भी हो चुका है। कंप्यूटराइज्ड और सीडी रोम दोनों में ये अवेलेबल है, प्लस ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से अपना सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकंड नंबर पे है हमारी ALA सब्जेक्ट हेडिंग। ALA सब्जेक्ट हेडिंग फॉर यूज इन डिक्शनरी कैटलॉग। एक तरीका ये है ALA सब्जेक्ट हेडिंग्स, जो किसकी है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की सब्जेक्ट हेडिंग्स है, जिसको डिक्शनरी कैटलॉग के लिए यूज किया जाता है। और ये कब आई थी? 1895 के अंदर। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब आई? 1898 में, और ALA वाली कब आई? 1895 में। क्लियर? इसके अंदर क्या है, इसमें भी आपको अवेलेबल सब्जेक्ट्स की सूची उपलब्ध हो जाती है। अब चलते हैं इसकी थर्ड सूची पे। दो तो हमने देख ली, अब देखते हैं इसकी थर्ड कौन सी हो सकती है। थर्ड नंबर पे इसको देखते हैं हम, जो कि बहुत ही फेमस है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ये कब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई? 1923 में, महोदय सीयर्स के द्वारा, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। ठीक है, इसका उपयोग बहुत सारे पुस्तकालयों में किया जाता है और स्पेशली छोटे और मध्यम पुस्तकालयों में तो इसका यूज होता ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो इसका 2014 में लेटेस्ट एडिशन आया इसका 2014 में। ठीक है, कौन सा एडिशन आया इसका? 21वां। 2014 में इसका 21वां एडिशन आया। और फर्स्ट एडिशन कब आया? 1923 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट एडिशन आया 1923 के अंदर और 2014 में इसका 21वां एडिशन आया। इसके अंदर दो तरह से व्यवस्था की जाती है। टू टाइप्स की इसमें अरेंजमेंट है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें शीर्ष
शीर्षकों के लिए बड़े व गहरे अक्षरों का प्रयोग, बड़े व गहरे अक्षरों का प्रयोग, ठीक है। और जो शीर्षकों के पर्यायवाची हैं, शीर्षकों के जो पर्यायवाची हैं हम यूज कर सकते हैं जिनको, उनके लिए क्या है, छोटे व हल्के अक्षरों का प्रयोग। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में बड़े और गहरे अक्षरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो शीर्षकों के प्रस्तुतिकरण के लिए बड़े और गहरे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। और छोटे और हल्के अक्षरों का प्रयोग कब किया जाता है, शीर्षकों के पर्यायवाची के लिए, ठीक है। इसके अंदर किस तरह से दिया होता है, हमें कुछ अगर हमें निर्देश दिए होते हैं तो ऐसे लिखा होता है, सी ऑल्सो। किसी सब्जेक्ट के अंदर हमें कुछ दिखाना होता है, कुछ रेफर करना होता है, तो ये ऐसे देते हैं, ऐसे। मतलब इनके अलावा हम इनमें भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से इसका ये फॉर्मूला होता है। अरेंजमेंट इसकी 2 टाइप्स में होती है, बड़े और गहरे अक्षरों के लिए शब्दों का प्रस्तुतिकरण, छोटे और हल्के अक्षरों में शब्द शीर्षकों के पर्यायवाची का हमें संदर्भ दिया होता है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आई, 1923 के अंदर, और 2014 में इसका 21वां एडिशन आया, और ये भी कंप्यूटराइज्ड और CD-ROM फॉर्मेट के अंदर उपलब्ध है। क्लियर। तो ये तो थी सब्जेक्ट हेडिंग्स को निकालने की लिस्ट से, कि हम लिस्ट से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, लिस्ट का फायदा छोटी लाइब्रेरीज के लिए ही सही रहता है, बड़ी लाइब्रेरीज के लिए या फिर आज के टाइम में ये लिस्ट हमें ज़्यादा काम में नहीं ले सकते हम इसको। क्यों? क्योंकि आए दिन नए नए सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है और ये सूचियां तो ऑलरेडी बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब लैंग्वेज की बात आती है। तो लैंग्वेज तो बहुत सारी लैंग्वेज में किताबें हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग सूची बनानी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो 3 तो हमने पढ़ ली कि लिस्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, लिस्ट के माध्यम से हम सब्जेक्ट हेडिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसका दूसरा तरीका कि हम चेन प्रोसीजर से कैसे हेडिंग्स को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं चेन प्रोसीजर। श्रृंखला प्रक्रिया, ठीक है। चेन प्रोसीजर को डिवाइस किसने किया, डिवाइस्ड बाय डॉक्टर S.R. रंगानाथन जी। फर्स्ट टाइम इन्होंने कब इसको डिवाइस किया, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग इनकी बुक है, 1938 के अंदर जो आई थी, उसके अंदर इन्होंने, ठीक है, इसके बारे में बात की, चेन प्रोसीजर के बारे में बात की। देखिए, चेन से हमें पता लग रहा है कि चेन बनाकर हम किस तरह से अपने सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो रंगानाथन जी ने बताया कि जो एक टाइटल होता है, ठीक है, एक किताब का जो टाइटल बनाते हैं हम, वो कुछ कड़ियों से मिलकर बना होता है, कुछ लिंक्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, काफी सारे लिंक्स से मिलकर वो एक टाइटल बनता है, जिसे हमने क्या करना है, टाइटल को तोड़ना है और अपना सब्जेक्ट फाइंड
फाइंड करना है, मतलब टाइटल का विश्लेषण करेंगे हम और अपने सब्जेक्ट को पा लेंगे। तो इन्होंने इसमें 3 तरह की कड़ियां बताई। 3 कड़ियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 फॉल्स लिंक, जिसे कहते हैं मिथ्या कड़ी। सेकंड है अनसॉर्ट लिंक, अवांछित कड़ी। ठीक है, अवांछित कड़ी। थर्ड क्या है? शॉर्ट लिंक। थर्ड क्या है? शॉर्ट लिंक, जिसे क्या कहते हैं हम? वांछित कड़ी। ठीक है, ये 3 प्रकार की कड़ियां इसके अंदर हैं। 3 कड़ियों से मिलकर क्या बनता है? हमारा टाइटल बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फॉल्स लिंक, सेकंड क्या है? अनसॉर्ट लिंक, और थर्ड क्या है? शॉर्ट लिंक। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके अंदर होता क्या है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रंगानाथन जी कहते हैं कि अगर आपको चेन प्रोसीजर के माध्यम से अपना सब्जेक्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टाइटल को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे किससे? एक आपको क्या करना होगा? क्लास नंबर लेना होगा। क्लास नंबर इसमें बहुत जरूरी है। क्लास नंबर, ठीक है, एक तरफ आप लिखेंगे क्लास नंबर, दूसरी तरफ उसका आप अनुवाद लिखेंगे या उसको ट्रांसलेट करेंगे कि वो नंबर किस चीज का है। इस तरह से आप क्लास नंबर के अकॉर्डिंग चेन प्रोसीजर से अपना सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चेन प्रोसीजर से कैसे फाइंड करते हैं? क्लास नंबर से। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि इस साइड तो क्लास नंबर लिखा जाता है, ठीक है, क्लास नंबर, और इस साइड उसका भाषा में अनुवाद। ठीक है, भाषा में अनुवाद। क्लियर? फिर इन दोनों के बीच में बराबर का निशान लगाया जाता है और फिर डाउनवर्ड एरो। इस तरह से इसे बोलते हैं चेन प्रोसीजर। ये होता है फॉर्मूला कि आपने यहाँ पे वर्गांक लिखा और आगे उसका नंबर लिख दिया, उसका अनुवाद लिख दिया कि वो क्या है, फिर यहाँ पे लिखा, फिर उसका अनुवाद, फिर यहाँ लिखा, फिर उसका अनुवाद। इस तरह से तो ये प्रोसीजर होता है। अब देखिए, फॉल्स लिंक, अनसॉर्ट लिंक और शॉर्ट लिंक क्या होते हैं, इसको हम अभी देखते हैं। देखिए, फॉल्स लिंक क्या है? फॉल्स लिंक ऐसा लिंक जो किसी, कहां पे एंड हो? एंड विद एनी कनेक्टिंग सिंबल। एंड विद एनी कनेक्टिंग सिंबल। ठीक है, जैसे 2, 5, 1, ये क्लास नंबर मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये, इसको जब मैं अलग करूंगी, 2 के बाद ये आ जाएगा, तो ये जब यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये योजक चिन्ह जो है ये क्या हो जाएगी? फॉल्स लिंक। क्या हो जाएगा ये? फॉल्स लिंक। जो किसी योजक चिन्ह पे, कनेक्टिंग सिंबल पे खत्म होगा वो हमारी मिथ्या कड़ी होगी, हमारा फॉल्स लिंक होगा। क्लियर? सेकंड देखिए, अनसॉर्ट लिंक। क्लियर? अब देखिए, हमारा पूरा टाइटल तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, उससे पहले मान लो ये है, ये अगर इसका हम अगर अनुवाद करें तो अगर इसका अनुवाद कुछ ऐसा हो कि जिससे बुक फाइंड करने की संभावना ना हो, ऐसा
टाइटल या भाग जिससे किताब ढूंढना संभव न हो, जिससे हमारी बुक मिलने की संभावना 0% हो, 0% संभावना है, वो हमारी होगी अनसॉर्ट लिंक, अवांछित कड़ी जिसे हमें यूज में नहीं लेना। क्लियर? फॉल्स लिंक तो वो होगा जो कनेक्टिंग सिंबल पे खत्म हो जाएगा, वो सीधा सीधा पता है हमें फॉल्स लिंक है। ऐसा टाइटल जिससे क्या है, हम सब्जेक्ट नहीं ढूंढ सकते, फाइंड करने की संभावना 0% होती है, उसे क्या कहते हैं? अनसॉर्ट लिंक। थर्ड क्या है? सॉर्ट लिंक। ये है हमारी उपयोगी कड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जो लास्ट में हमें मिलेगा, जिससे हमें फाइंड करने की संभावना पूरे 100% हो, ठीक है। टाइटल फाइंड करने की संभावना 100% होती है, वो होता है हमारा सॉर्ट लिंक। क्लियर? तो ये 3 कड़ियां हैं जिसे हम रंगानाथन जी ने बताया है, फॉल्स लिंक, अनसॉर्ट लिंक और सॉर्ट लिंक। फॉल्स लिंक जो किसी योजक चिन्ह पे समाप्त हो जाएगी वो फॉल्स लिंक होगी। अनसॉर्ट लिंक जिससे कि किताब को ढूंढने की संभावना 0% होती है, वो क्या होगी? अनसॉर्ट लिंक। और सॉर्ट लिंक जिससे कि हमारी किताब को ढूंढने में 100% वो हमारी मदद करेगा टाइटल, वो क्या होगा? सॉर्ट लिंक होगा। क्लियर? अब देखते हैं इसको कितने स्टेप्स में किया जाता है, आइए देखते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास 6 स्टेप्स हैं, जो कि हमें रंगानाथन जी ने कहा है 6 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, देखिए ये 6 स्टेप हमारे कौन से हैं जिनसे हमें क्या करना है, चेन प्रोसीजर से हमारा सब्जेक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप है हमारा पूरे वर्ग क्रमांक को एक श्रृंखला में लिखना, मतलब जो कॉल नंबर है आपका, मतलब क्लास नंबर, वर्गांक है जो, उसको एक श्रृंखला में लिखना, ठीक है। मान लो मैं कोई यहाँ पे नंबर ले रही हूँ, जो भी है, ठीक है, ये एक नंबर है, तो पहले मैं इसको श्रृंखला में कैसे लिखूंगी, पहले ये, फिर ये, फिर ये और उसके बाद ऐसे, इस तरह से एक श्रृंखला में इसको मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर एक के नीचे एक को लिखकर प्रत्येक कड़ी के सामने चिन्ह लगाना है और उसका अनुवाद करना है, ठीक है। तो मैं इसको पहले इसको लिखूंगी, फिर उसके नीचे इसको, फिर उसके नीचे इसे, फिर इसे, फिर इसे, बराबर का निशान लगा दूंगी और उसके आगे उसका अनुवाद लिख दूंगी कि ये नंबर किस चीज का है, ठीक है। उसके बाद हमें डाउनवर्ड अधोमुखी तीर लगाना है, किसके नीचे, उस बराबर के निशान के नीचे, इस तरह से, ठीक है। इन सब के नीचे मैं तीर लगा दूंगी। उसके बाद हम मेन काम क्या करेंगे, कड़ियां खोजना, उसमें से फॉल्स लिंक कौन सा है, अनसॉर्ट कौन सा है और सॉर्ट कौन सा है। फिर छांटने के बाद जो हमें सॉर्ट लिंक मिलेंगे, वांछित कड़ियां या उपयोगी कड़ियां मिलेंगी, उनको वापस उल्टे क्रम में लगाऊंगी मैं, लास्ट से लेकर फर्स्ट तक उल्टे क्रम में, ठीक है, जिससे कि हमें हमारा रेडीमेड जो सब्जेक्ट होगा वो फाइंड हो जाएगा और हम हमारी एंट्री कर पाएंगे। तो मेनली हमारे पास 6 स्टेप्स हैं, किसके लिए, चेन प्रोसीजर के लिए, ठीक है। चेन प्रोसीजर के लिए हमारे पास कितने हैं, 6 स्टेप्स हैं, रंगानाथन जी ने इसे दिया 1938 में, ठीक है। और क्या था इसमें, वर्गांक से हम हमारी सब्जेक्ट हेडिंग को पा सकते हैं। तो हमने 2 तरीके पढ़े, एक तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से और दूसरा है हमारा चेन प्रोसीजर।
तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।